जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने परिवार गांव की पाठशाला में। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं ज्योग्राफी के सेट नंबर 2। इससे पहले अगर बात करें कि हमने सेट नंबर 1 को काफ़ी डिटेल में डिस्कशन किया था, यदि आपने नहीं देखा तो आप उसको भी दे सकते हैं। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जो डिस्कशन करने वाले हैं ज्योग्राफी के सेट नंबर 2 के बारे में। तो शुरुआत करते हैं श्रृंखला का। जो पहला क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है, पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है। यानी आपसे ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं। तो सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि सौरमंडल होता क्या है, किसको सौरमंडल कहते हैं, तथा सौरमंडल के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। तो अगर बात करें परिभाषा के बारे में, तो सौरमंडल की अगर परिभाषा एक मानक परिभाषा के बारे में बात करें तो विभिन्न आकाशीय पिंडों का समूह, यानी विभिन्न आकाशीय पिंडों का समूह सौरमंडल कहलाता है। अब दूसरा क्वेश्चन जो हमसे बनता है कि आकाशीय पिंड कौन कौन से होते हैं, तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आकाशीय पिंड के अंतर्गत आती है। तो आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। काफ़ी डिटेल में डिस्कशन होने वाला है, तो हो सकता है थोड़ा सा वीडियो लंबा जाए, तो कोशिश कीजिएगा सारा चीज़ें जो भी हम लिखते जाए तो उसको लिख लीजिएगा, जिससे कि यहाँ से जो भी क्वेश्चंस आपको एग्जामों में देखने को मिलेंगे उन सभी क्वेश्चंस को आप एकदम से पकड़ पाओ। तो बात करते हैं आकाशीय पिंडों के बारे में। तो आकाशीय पिंडों के बारे में कौन कौन से आते हैं, तो आकाशीय पिंडों के बारे में अगर बात करें कि कौन कौन से आते हैं, तो आकाशीय पिंडों पे जो कि आपको देखने को मिलेगा ग्रह, साथ ही साथ उपग्रह। हो सकता है आपको राइटिंग समझने में थोड़ा सा परेशानी हो, क्योंकि जिस पेन के द्वारा लिखा जा रहा था उसमें थोड़ा सा राइटिंग नहीं बन पाते थे, लेकिन चीज़ें आप समझ सकते हैं कि जैसे कि ग्रह, उपग्रह, साथ ही साथ अगर बात करें तो क्षुद्र ग्रह, साथ और क्या क्या आता है, तो उल्का पिंड, और क्या क्या आता है आकाशीय पिंडों में, जो कि आपको धूमकेतु देखने को मिलेगा। तो धूमकेतु ये सब क्या है, तो आकाशीय पिंड है। तो अब हमसे पूछ रहा है कि सौरमंडल का कौन सा भाग है जो आकाशीय पिंड के अंतर्गत नहीं आता है। तो आकाशीय पिंडों के बारे में बात करें तो आप देख सकते हो कि ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड आते हैं। तो अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं, तो जो कि क्षुद्र ग्रह, उपग्रह, ग्रह, धूमकेतु, उल्कापिंड ये सभी आते हैं। तो जो नहीं आता तो क्या नहीं आता, तो निहारिका नहीं आता। तो इससे भी आप क्वेश्चन को पकड़ सकते हैं। तो अगर बात करें निहारिका के बारे में कि आखिर उत्तर तो हमारा निहारिका हो गया, लेकिन आखिर निहारिका क्या है, तो निहारिका एक गैसीय गोला कह सकते हैं। गैसीय एक गोला कहलाता है। वहीं बात करें, आप सभी जानते होंगे कि लगभग जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है वो यानी संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति किससे हुई थी, तो निहारिका से ही हुई है। तो इस चीज़ को भी आप पकड़ सकते हैं। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। आई होप कि यहाँ से चीज़ें आपको समझ आई होंगी। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो यानी वो कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने पहली बार ये बताया था कि जो पृथ्वी है सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो कोपरनिकस ने बताया था। कब बताया था, तो यही चीज़ आपसे पूछता है, तो 1543 ईस्वी में। अब ये पूछता कि कोपरनिकस कहाँ के साइंटिस्ट थे, तो पोलैंड के साइंटिस्ट थे। आप चाहें तो इस चीज़ को भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। कहाँ के, तो पोलैंड के निवासी थे। वहीं इन्होंने सर्वप्रथम बताया था कि जो पृथ्वी है वो ब्रह्मांड के केंद्र में होने के लिए बताया था। साथ ही साथ ये बताया था कि पृथ्वी जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगाती है। तो ये चीज़ इन्होंने बताए थे। वहीं अगर बात करें इनसे लगभग 1000 ईसा पूर्व, यानी 1000 ईसा पूर्व इनसे अगर बात करें तो 6वीं शताब्दी के आसपास भारत के संदर्भ में बात कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि ये भी चीज़ें आपको एग्जामों में देखने को मिल सकती है। तो 6वीं शताब्दी में जो बराहमिहिर, आप सभी जानते थे कि बराहमिहिर जो कि खगोल शास्त्री थे, भारतीय खगोल शास्त्री, इन्होंने सर्वप्रथम बताया था। हालांकि इन्होंने वैज्ञानिक तरीके से नहीं बताया था, तो जिसकी वजह से उस समय इनकी कथन को मान्यता नहीं दी गई है। लेकिन जो कोपरनिकस है, तो जो 1543 ईस्वी में ये बताते हैं, तो इनकी कथन को मान्यता दी जाती है। तो जो साइंटिफिक वैज्ञानिक रूप से इन्होंने बताया था, तो इस प्रश्न का उत्तर जो तो कोपरनिकस हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे ये पूछ ले कि भारत के संदर्भ में सर्वप्रथम किसने बनाया था, तो लगभग 1000 ईसा पूर्व ही, यानी 6वीं शताब्दी के आसपास बराहमिहिर ने बताया था। अब आप लोग कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि बराहमिहिर किसके नवरत्नों में से आते हैं। अगर आपने पिछले वीडियो हमारे देखा तो इन चीज़ों को हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कशन किया है, तो आप लोग इसको बता सकते हैं। तो क्या गुप्त काल के किसी राजा के शासनकाल में ये नवरत्नों में से आते थे, या फिर अकबर के नवरत्नों में आते थे, तो किस में से आते हैं आप लोग इसको बता सकते हैं। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट के बारे में। गारो जनजाति
यानी आपसे पूछ रहा है कि गारो जनजाति कहाँ पाई जाती थी। तो गारो जनजाति जो आपको देखने को मिलती है मेघालय में मिलती है। कहाँ पे मिलती है? तो मेघालय में। वहीं अगर बात करें कि मेघालय में और कौन कौन सी जनजाति पाई जाती है, तो गारो। हालांकि पिछले वीडियो के माध्यम से आपको बहुत सारी चीज़ें, जितनी भी भारत की जनजातियाँ थी उन सभी को हम लोग डिस्कशन किया था। बात करें मेघालय में और कौन कौन सी है, तो गारो, खासो, खासी और कौन कौन सी है, साथ ही साथ जयंतिया। ये सभी जनजातियाँ जो कि कहाँ पाई जाती हैं, भारत में के मेघालय राज्य में पाई जाती हैं। अगर बात करें हम लोग असम के बारे में, तो असम में कौन कौन सी पाई जाती हैं, तो आपको देखने को मिलेगा बोडो, और कौन से मिलेगा, डिमासा। इन चीज़ों को कोशिश कीजिएगा कि नोट कर लीजिएगा। राइटिंग हो सकता है समझने में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, आई होप हम समझ सकते हैं इन चीज़ों को, लेकिन ओरली चीज़ें हम बोल देते तो आप वीडियो रोक रोक करके कोशिश कीजिएगा कि सारी नोट कर लीजिए। फ्रेंड्स, एकदम से सारी चीज़ें आप ये समझिए कि सारी चीज़ें एग्ज़ाम में पूछी जाने वाली हैं। एक भी फैक्ट आप इधर उधर नहीं देखेंगे, सारे एग्जामों में बार बार यहाँ से क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो इस वजह से कोशिश कीजिएगा कि नोट कर लेंगे तो बहुत अच्छी चीज़ है। अब बात करते हैं हम लोग असम की जनजातियों के बारे में। तो असम की जो जनजाति थी बोडो थी, डिमासा थी, और कौन सी थी, क्योंकि और भी पूछ सकता है, तो कचारी हो गई, कचारी। और कौन सी थी, तो रेंगमा। रेंगमा कह के यहाँ आपको रिंगमा देखने को मिलेगा। तो रेंगमा ये जनजाति कौन थी, तो असम में पाई जाती थी। अब मणिपुर की बात कर लेते हैं कि मणिपुर में कौन कौन सी जनजाति थी। तो मणिपुर की जनजाति आपने कुकी के पढ़ा होगा। साथ ही साथ मैतेई काफ़ी कंट्रोवर्सी थी, इसकी वजह से ये भी कई बार एग्जामों में पूछी जा रही है कि मैतेई जनजाति किस राज्य से संबंधित है, तो मणिपुर राज्य से संबंधित है। वहीं कुकी जनजाति मणिपुर राज्य से संबंधित है। अगर हम जनजातियों की भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार बात करें तो कितना परसेंटेज भारत की कुल जनगणना में है, तो 8.6%, यानी भारत की कुल जनसंख्या के 8.6% जो कि आपको देखने को मिलेगी। वही पूछता है कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन कौन सी है, तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति आपको देखने को मिली भील जनजाति। किस राज्य में पाई जाती है, तो महाराष्ट्र और गुजरात राज्य में पाई जाती है। इस चीज़ को भी आप नोट कर सकते हैं। अगर बात करें वहीं की जो आपको देखने को मिलती है कि सर्वाधिक जनजाति किस राज्य में स्थित है, तो एमपी में स्थित है। किस राज्य में बिल्कुल भी जनजातियाँ नहीं पाई जाती है, तो आप लिख सकते हैं कि हरियाणा राज्य में बिल्कुल जनजातियाँ नहीं पाई जाती। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपको एग्जामों में देखने को मिल सकते हैं। अगर हम बात करें जैसे कि और कुछ, जैसे हिमाचल प्रदेश की जनजातियों की बात करें, क्योंकि ये भी कई बार एग्जामों में पूछता है, तो हिमाचल की अगर जनजातियों की बात करें तो आपने पढ़ा होगा लाहौली। साथ ही साथ बात करें तो आपने पढ़ा होगा कन्नौरी, गद्दी। ये सब जनजातियाँ जो कि आपके हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलती हैं। अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो चंपा, गुर्जर, ये जनजाति जो कि आपको कहाँ, तो जम्मू कश्मीर में देखने को मिलती थी। इन चीज़ों को कोशिश कीजिएगा कि जब भी चीज़ें हैं तो वहाँ से संबंधित काफ़ी फैक्ट जो कि आप चाहें तो रिवीजन कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपका पिछला भी रिवीजन होता जाएगा, साथ ही साथ जो आप नया फैक्ट आएगा तो वो भी आपको रिवाइज होता जाएगा। तो अगर इसको अब आते हैं जो कि उत्तर के बारे में, तो गारो खासी जयंती जो कि मेघालय राज्य से संबंधित है। तो इस प्रश्न का उत्तर जो किसी हो जाएगा। अगर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जलोढ़ की गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह के नीचे लगभग कितनी है, तो 6000 मीटर तक होती है। तो इस चीज़ को भी आप नोट सकते हैं। वहीं आपसे जो पूछता है कि गंगा किस प्रकार की चट्टानों में बहती है, कई बार यहाँ से आपको क्वेश्चन स्टेट पीसीएस की बात करें या फिर बिहार एसआई की बात करें तो या बीपीएससी की बात करें, तो वहाँ कई बार ये क्वेश्चन देखने को आपको मिलेगा कि गंगा किस प्रकार की चट्टानों में बहती है। तो अगर चट्टानों की बात करें तो आपको देखने के लिए कि क्वार्टरी टाइप की चट्टानों में बहती है, यानी सर्वाधिक जो प्रवाहित होती है तो क्वार्टरी टाइप की चट्टानों में ही प्रवाहित होती है। तो इस चीज़ को भी आप लिख सकते हैं। अगर बात करें गंगा के प्रसार क्षेत्र के बारे में, तो हमने पिछले वीडियो में भी ये चीज़ें आपको पढ़ाई थी कि आपने देखा था कि हरिद्वार से लेकर के जो मालदा तक का क्षेत्र है वो गंगा का प्रसार क्षेत्र है। इसमें जो कि ऊपरी गंगा, साथ ही साथ मध्य गंगा और निचली गंगा, इन तीनों भाग में बांट करके इसका अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, तो आप इस चीज़ को भी नोट कर सकते हैं। अब बात करते हैं जैसे कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, भारत की वह सबसे बढ़िया प्रवाह नदी कौन सी है। तो भारत की सबसे बड़ी प्रवाह नदी के बारे में पूछ रहा है। तो अगर प्रवाह नदी की बात करें भारत के संदर्भ में, तो आपको देखने को मिलेगा कि गंगा का जो प्रवाह क्षेत्र है 2525 किलोमीटर है। महानदी की बात करें
तो आपको देखने को मिलता होगा कि 858 किलोमीटर है। बात करें गोदावरी की, तो गोदावरी की आपको देखने को मिलेगा 1400 लगभग 65 किलोमीटर के आसपास, जो कि आपको देखने को मिलेगा 1465 किलोमीटर आपको देखने को मिलेगा। तो चूंकि पूछ रहा है भारत के संदर्भ में सबसे बड़ी कौन सी अफवाह नदी है, तो भारत की जो प्रवाह नदी सबसे बड़ी हो गई गंगा हो जाएगी। वहीं आपसे पूछ सकता है कि गंगा की उत्पत्ति कहाँ से होती है, तो गंगोत्री हिमानी से हुई है। आपसे पूछ सकता है कि गोदावरी की उद्गम स्थल कौन सा है, तो गोदावरी का आप लिख सकते हैं कि जो कि त्रयंबकम पहाड़ी है, त्रयंबकम पहाड़ी से हुई है, यानी निकली हुई है। अगर महानदी की बात करें तो महानदी आप बता सकते हैं कि सिंघावा श्रेणी से, यानी अमरकंटक की सिंघावा श्रेणी से हुई है। वहीं कई बार आपको एग्जामों में ये भी पूछ सकता है कि महानदी की सहायक नदी, तो तेल, ईब, हंसदेव, ये कुछ प्रमुख नदियां हैं जो कि महानदी की सहायक नदी। हालांकि आगे वीडियो के बाद आगे इसका क्वेश्चन है, तो वहाँ पर हम लोग डिटेल डिस्कशन कर लेंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम लोग, जो कि पूछ रहा है गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर। तो क्योंकि इसमें कोई आधार नहीं दिया है कि गंगा नदी के किनारे किस मानक पे आधार पे, तो एक मानक जो कि हम जनसंख्या के आधार पर लिख लेते हैं, और जनसंख्या के आधार पर इसका अगर वर्ड देखा जाए कि सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो अगर बात करें तो सबसे बड़ा शहर जो कि कानपुर हो जाएगा। क्योंकि कानपुर की ओवरऑल जनसंख्या जो कि आपको देखने को मिलती है 40 से 45 लाख के आसपास। तो इस वजह से जो आप बता सकते हैं कि कानपुर की जनसंख्या सर्वाधिक है। वहीं पटना की आपको देखने को मिलेगी तो 25 से लगभग, अगर बात करें तो आपको देखने को मिलेगी कि 25 से आपको 35 लाख के आसपास। तो अगर सबसे बड़े शहर की बात करें गंगा किनारे के, तो कानपुर हो जाएगा। तो इस प्रश्न के उत्तर की बात करें तो कानपुर हो जाएगा। अगर बात करें नेक्स्ट के बारे में, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत है, वह कौन सी नदी है, तो जो तिब्बत के मानसरोवर के पास आप देखते होंगे, यदि आप भारत का मैप बनाएंगे, भारत के मैप के में देखेंगे, तो जो ब्रह्मपुत्र, साथ ही साथ सतलज, सिंधु, ये तीनों नदी जो कि तिब्बत के मानसरोवर के पास है, उद्गम स्थल है इनका। बात करें कि इनका उद्गम स्थल कौन कौन सा है, तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो जो कि सतलज नदी का उद्गम स्थल आपको देखने को मिलेगा राकसताल हिमनद से उद्गम स्थल है। अगर बात करें ब्रह्मपुत्र तो यांगसी हिमानी से होता है, यांगसी हिमानी। इस चीज़ को भी आप नोट कर सकते हैं कि ब्रह्मपुत्र जो नदी है उसका उद्गम स्थल यांगसी हिमानी कहे या यांगसी हिमनद से हुई है। अगर बात करें सिंधु की तो बोखर्चू हिमानी। हालांकि इन चीज़ों को हमने बहुत डिटेल में, यदि आपने पिछले वीडियो हमारे देखे होंगे तो हमने बहुत डिटेल में सारी नदियों को एक ही जगह पर, आप पिछली वीडियो देखेंगे, प्लेलिस्ट बनी है, उसके माध्यम से कोशिश कीजिएगा कि उसको सबको रिवीज कर लीजिएगा, जितना भी है उन सभी को एक बार देख लीजिए। छोटे छोटे वीडियो, बहुत बड़े भी नहीं है। वहाँ हमने जो भी टॉपिक आता है तो उस टॉपिक से संबंधित एक ही बार में सारी चीज़ डिस्कशन कर लेते थे। तो आप कोशिश कीजिएगा कि जैसे कि सतलज नदी राकसताल, ब्रह्मपुत्र यांगसी हिमानी, सिंधु नदी बोखर्ची हिमनद से हुई है, तो इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा। अब दूसरा क्वेश्चन जो यहाँ से आपको देखने को मिल सकता है एग्जामों में, और जहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है कि हिमालय पार कर करके भारत आने वाली कौन कौन सी नदियाँ हैं, तो यही तीनों नदी ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु नदी है जो कि हिमालय पार करके भारत आती है। क्योंकि इनका उद्गम स्थल की बात करें तो जो कि तिब्बत के पास है, राकसताल, यांगसी हिमानी और हिमनद, ये तिब्बत के पास है, तो हिमालय को पार करके ही आती है। तो इस वजह से यही क्वेश्चन आपको एग्जामों में भी यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट के बारे में। उत्तर की हम लोग बात करें तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों जो कि बात करें तो मानसरोवर के पास से होती है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगर वहीं बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, मानस नदी किस नदी की उपनदी है, आपसे ये पूछ रहा है कि मानस नदी जो कि किसकी उपनदी है। तो मानस नदी अगर ना तो महानदी की है, ना ही गोदावरी की है, ना ही कृष्णा की है। अब बात कर लें कि जो कि उपनदी पूछा गया है, तो इस उत्तर की बात करें तो प्रयुक्त में से कोई नहीं होता। तो अब हमारा ये देख सकते हैं कि उपनदी हमसे पूछ सकता है, क्योंकि जब ऐसा क्वेश्चन आ गया तो दोबारा क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि गोदावरी की सहायक नदी कौन कौन सी है। तो आप लिख सकते हैं पेन गंगा, साथ ही साथ अगर बात करें तो येन गंगा, और बात करें तो बराकर नदी, बात करें तो ये सब गोदावरी की सहायक है, एन गंगा, पेन गंगा, बराकर नदी। और बात करें तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि कुमारी नदी,
यहाँ से भी बहुत सारी आपको एग्जामों में पूछता है कि कुमारी नदी किसकी सहायक नदी है। तो येन गंगा, पेन गंगा, बराकर नदी और कुमारी नदी किसकी सहायक है, तो गोदावरी की सहायक है। इस चीज़ को भी आप कोशिश कीजिएगा कि एक ही जगह नोट कर लिए। अगर महानदी की बात करें तो तेल, साथ ही साथ ईब, हसदेव और कौन कौन सी है, तो तेल, ईब, हसदेव और आपको जो कि देखने को मिलेगी बहुत सारी एग्जामों में पूछती है। तो ये 3 नदी जो कि आपको कहाँ से किसकी सहायक है, तो महानदी की सहायक नदी है। इस चीज़ को भी नोट कर सकते हैं। अगर बात करें हम लोग कृष्णा नदी की सहायक कौन कौन सी है, तो कृष्णा नदी की भी आपसे पूछ सकता है, कई बार यहाँ से एग्जामों में पूछता है। तो जो कि आपको देखने को मिलेगा भीमा, साथ ही साथ तुंगभद्रा। कोशिश कीजिएगा कि एक ही जगह नोट कर लीजिएगा, जिससे कि एग्जाम में जब भी यहाँ से क्वेश्चन बने तो आप उस चीज़ को पकड़। और कोयना, यानी कि जो कि कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है, तो भीमा है, तुंगभद्रा है और कोयना है। आप समझ सकते हैं कि आपको हो सकता है कि समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही हो, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि आप 1-2 बार इस वीडियो को देखिएगा और रोक के जो कि आप नोट कर सकते हैं। बहुत सारे एग्जामों में आपको यहाँ से क्वेश्चन, जब भी आप स्टेट पीसीएस वगैरह में बैठेंगे तो देखेंगे कि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, या फिर आप प्रीवियस ईयर पेपर बनाइए तो भी यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आपसे ये पूछ रहा है कि कौन कौन सी सहायक कृष्णा की हो गई, तो भीमा, कोयना, तुंगभद्रा, कोयना हो गई। अगर पूछ लिया महानदी की, तो तेल, ईब, हसदेव, ये कुछ प्रमुख नदी हैं जो कि महानदी की। गोदावरी की हमने बताया येन गंगा, पेन गंगा, बराकर नदी, ये कुछ प्रमुख नदी हैं जो कि कहाँ की है। तो अगर बात करें कि ये उसकी है कुमारी नदी, गोदावरी की सहायक नदी। अगर वहीं हमने इनके उद्गम स्थल की बात करें तो हमने बताया था भी कि त्र्यंबकम, यानी कि जो त्र्यंबकम पहाड़ी है, त्र्यंबकम पहाड़ी से गोदावरी की उत्पत्ति होती है। महाबलेश्वर की पहाड़ी, बहालेश्वर की पहाड़ी से आपको कृष्णा नदी की उद्गम स्थल मिलता है। महानदी के बताया ही हमने कि सिंघावा श्रेणी जो कि आपको रायपुर ज़िले में देखने को मिलेगी, तो वहाँ से हुई है। अगर वहीं बात करें हम लोग, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि महाबलेश्वर, तो जो आप देखते हैं कि भारत के पश्चिमी भाग यानी कि सह्याद्री वाला भाग, तो 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जो कि सह्याद्री को 2 भागों में बांटता है, उत्तरी सह्याद्री साथ ही साथ दक्षिणी सह्याद्री, यानी साउथ सह्याद्री और उत्तरी सह्याद्री। तो दक्षिणी सह्याद्री का भाग जो कि महाबलेश्वर है, तो इसी महाबलेश्वर की पहाड़ी से जो कि कृष्णा नदी उत्पत्ति होती है। अगर हम ट्रिक की बात करें कि इनको याद कैसे करें, तो आप सभी जानते हैं कि जैसे बल किसके पास था, तो कृष्ण जी के पास था। तो इस चीज़ से आप रिलेट करके 1-2 बार चीज़ों को पढ़ेंगे तो हमेशा के लिए आपको इस चीज़ें याद हो जाए। कोशिश कीजिएगा कि आप भी ऐसे कीजिएगा। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट के बारे में। हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है, तो कितना समय लगता है, आपसे ये पूछ रहा है। तो अगर बात करें कि जो कि समय की बात करें, तो समय जो कि आपको देखने को मिलता है लगभग जो कि 25 करोड़ वर्ष लगता है। यानी अगर बात करें सूर्य जो कि परिक्रमा किस दिशा में लगाता है, तो परिक्रमा आप देखते हैं कि सूर्य जो परिक्रमा लगाता है पूर्व से पश्चिम की ओर लगाता है। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, हालांकि ये जनरली क्वेश्चन आप सभी को जानते होंगे कि जो सूर्य परिक्रमा लगाता है पूर्व से पश्चिम लगाता है। अगर पृथ्वी के बारे में पूछ लिए, पृथ्वी कहाँ से किधर चक्कर लगाती है, तो पृथ्वी जो लगाती है पश्चिम से पूर्व की ओर लगाती है। जनरली कॉमन से क्वेश्चन है, लेकिन जब एग्ज़ाम आ जाते हैं और एग्ज़ाम की प्रेशर की वजह से कई बार ये चीज़ें गलती होती हैं, तो कोशिश कीजिएगा कि एक ही जगह इन सबको नोट कर लीजिएगा। अब बात करते हैं हम लोग प्रश्न के अकॉर्डिंग कि कितना समय लगेगा, तो 2500 करोड़ वर्ष, या इसी को हम कह सकते हैं कि 250 मिलियन वर्ष। ये भी आपसे पूछ सकता है कि कितने मिलियन वर्ष, तो 250 मिलियन वर्ष समय लगता है। अगर बात करें अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे एग्जामों में क्वेश्चन देखता है, आपसे पूछता है, आपसे ये भी पूछता है कि हमारी आकाशगंगा का जो आकार कैसा है, तो आप लिख सकते हैं कि स्पाइरल है, यानी वर्तुलाकार कहें या स्पाइरल वर्तुलाकार है। तो यहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि हमारी आकाशगंगा कैसी है, तो स्पाइरल है, साथ ही साथ जो कि इस वर्तुलाकार कहलाती है। तो ये चीज़ क्वेश्चन कई बार आपको देखने को यहाँ से मिलेंगे। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो निम्नलिखित कथनों के आधार पर हिमालय नदी की प्रायद्वीपीय नदियों से तुलना करें। तो आपसे ये पूछ रहा है कि हिमालय नदी
बारहमासी नदी है, जबकि अधिकांश प्रायद्वीपीय नदी वर्षा पर निर्भर करती। बात हकीकत है, क्योंकि हिमालय नदी जो कि कहीं ना कहीं किसी न किसी ग्लेशियर से निकली है। और अगर बात करें वहीं जो कि प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं तो वो किसी पर्वतों से निकली हैं। तो इसकी वजह से कई बार होता है कि जो हिमालय नदी हैं वो बारहमासी होती हैं, और जो कि अधिकांश जो कि प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं तो वो कौन सी होती है, तो वर्षा पर निर्भर करती है। तो प्रथम कथन तो पहला वाला कथन तो सही होगा। अगर बात करें हिमालयी नदी की ढाल प्रायद्वीपीय नदी की ढाल में अधिक होता है, ये भी बात सही है। वहीं बात करें प्रायद्वीपीय नदी हिमालय नदी की तुलना में अपने रास्ते में अधिक क्षरण को कारण बनती है। तो प्रायद्वीपीय नदी जो कि क्षरण का कारण नहीं बनती, क्योंकि प्रायद्वीपीय नदी जितनी भी हैं वो क्षरण पूरा कर चुकी हैं। हिमालय नदी की पूरा क्षरण कर चुकी हैं, जबकि हिमालयी नदी अभी आप देखते हैं, जैसे कोसी देख लीजिए। कोसी हर बार अपना रास्ता जो कि आपको देखते होंगे कि कोसी नदी हर बार अपना रास्ता बदलती। तो कोसी किस प्रकार की जो कि हिमालयी नदी है। तो इस कथन को ये नहीं, तीसरा कथन गलत हो गया। तो इस प्रश्न का अगर उत्तर की बात करें तो विकल्प नंबर 1 यानी 1 और 2 सही हो जाएगा। अब हमारे पास क्वेश्चन आता है कि कौन सी नदियाँ हिमालय नदी हैं, कौन सी नदियाँ जो कि प्रायद्वीपीय भारत की रहती है, क्योंकि कई बार यहाँ से कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। तो अगर हिमालयी नदियों की तो आप कोशिश कीजिएगा कि एक ही जगह नहीं लिख लीजिए। हिमालयी नदियों की बात करें तो हिमालयी नदी में गंगा हो गई, साथ ही साथ आप देखने को मिलेगा यमुना हो गई। अगर बात करें तो यमुना, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, साथ ही साथ सिंधु, और बात करें तो कोसी, महानंदा, गंडक, और साथ ही साथ अगर बात करें तो ये सब जितनी है कहाँ की है, तो हिमालयी नदी है। प्रायद्वीपीय नदी में जितनी दक्षिणी भारत की नदी है, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, ये सभी नदियाँ कौन सी हैं, तो प्रायद्वीपीय भारत की नदी। तो ये भी क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट के बारे में। हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं, आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं। तो अगर बात करें तारामंडल की तो 89 तारामंडल, इस चीज़ को याद कर लीजिए। अब सबसे जो क्वेश्चन पूछता है यहाँ से कि सबसे बड़ा तारामंडल कौन है, कि सबसे बड़ा तारामंडल कौन है, तारामंडल। तो सबसे बड़ा तारामंडल की अगर बात करें तो सबसे बड़ा तारामंडल जो सेंटाइरस है, कई बार एग्जामों में आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिले, सेंटाइरस जो आपको देखने को मिलेगा कि पूछता कि सबसे बड़ा तारामंडल सेंटाइरस है। वहीं आपसे पूछ ले कि सूर्य और पृथ्वी के निकट तारामंडल कौन सा है। तो सूर्य और पृथ्वी के निकट जो तारामंडल है तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। ये चीज़ें आपको एग्जामों में पूछता है, आप इन चीज़ों को समझिए। कई बार यहाँ से आपको क्वेश्चन दे देता है, तब बहुत सारी एग्जामों में गलती होने के चांसेस बनते हैं। तो अगर तारामंडल की संख्या पूछे तो 89 है, सबसे बड़ा तो सेंटाइरस, पृथ्वी और सूर्य के निकट तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। तो ये चीज़ें भी आप याद कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। जिस तारामंडल के ध्रुव तारे को और यानी जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह कौन सा है, तो सप्तऋषि तारा है। तो यही चीज़ें पूछ रहा है यहाँ की, सप्तऋषि तारा है। तो इस चीज़ को भी आप लोग एक ही जगह नोट कर लीजिएगा। हालांकि ये सिर्फ वन लाइनर फॉर्म में है, तो आपको इसको वन लाइनर फॉर्म में ही कोशिश कीजिएगा कि इसको रखिएगा कि वन लाइनर फॉर्म में इसको सप्तऋषि तारा है, वो जो ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं, इसको याद कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट के बारे में। इसमें काफ़ी डिटेल में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है, तो यानी आपसे पूछ रहा है कि वह कौन सा ग्रह है जिसके कोई उपग्रह नहीं है। तो अगर उपग्रहों की बात करें तो जो कि आपको देखने को मिलेगा शुक्र और बुध, इनके कोई उपग्रह नहीं है। तो वहीं आपसे पूछता है कि पृथ्वी के कितने ग्रह हैं, तो आप लिख सकते हैं कि पृथ्वी के जो उपग्रह है वो एक है, चंद्रमा है। आपसे पूछता है फिर कि मंगल के कितने ग्रह हैं, तो मंगल के आप सभी जानते हैं कि मंगल के जो ग्रह हैं कौन कौन से हैं, तो 2 हैं। कौन से हैं, फिबोस और डिबोस। फिबोस साथ ही साथ डिबोस, ये 2 उपग्रह जो कि मंगल के हैं, आप कोशिश कीजिएगा कि नोट कर लीजिएगा। अगर बात करें कि बृहस्पति के कितने ग्रह हैं, तो बृहस्पति की जो आपको देखने को मिलेगा तो 95 उपग्रह देखने को मिलेगा। वहीं पूछता है, आपसे पूछ सकता है कि शनि के कितने उपग्रह हैं, तो शनि के जो 146 उपग्रह आपको देखने को मिल सकते हैं। अरुण की बात करें तो कोशिश कीजिएगा कि सारे एक ही जगह लिख लीजिएगा। तो अरुण की 23 उपग्रह हैं। अगर बात करें वरुण की कितने उपग्रह हैं, तो वरुण के जो उपग्रह हैं वो आपको 13 उपग्रह देखने को मिलेंगे। तो यानी कि शुक्र और बुध जो है इसके इनके कोई उपग्रह नहीं है। बृहस्पति के 95 उपग्रह हैं, शनि के 146 उपग्रह हैं। अरुण की बात करें तो लगभग 23 उपग्रह हैं, वरुण में 13 उपग्रह हैं। तो एक ही जगह कोशिश कीजिएगा कि इन चीज़ों को नोट कर लीजिएगा। अब सबसे ज़्यादा जो आपसे पूछता है
कि उपग्रह पूछा तो सबसे बड़ा उपग्रह है, सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है, ये भी पूछ सकता है। तो आप इस चीज़ को भी कोशिश कीजिएगा कि नोट कर लीजिएगा। तो सबसे बड़ा उपग्रह जो आपको देखने को मिलेगा तो वो मिलेगा, कौन सा मिलेगा, तो टाइटन मिलेगा, टाइटन। अगर सबसे छोटा पूछ ले तो आप सब बता सकते हैं कि जो कि मंगल का फिबोस ग्रह है वो सबसे छोटा है। तो इस चीज़ को भी आप नोट कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन की बात करें तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, क्योंकि शुक्र और बुध इन दोनों के पास कोई उपग्रह नहीं होता। तो इस चीज़ को भी आप यहीं पर नोट कर लीजिएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, सौरमंडल का सर्वाधिक ग्रह यानी सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है। तो आपसे ये पूछा है गर्म ग्रह की कौन सा है, तो आपसे पूछा तो शुक्र हो जाएगा। तो अगर सबसे गर्म ग्रह पूछ रहा तो शुक्र हो जाएगा। अगर ठंडा पूछ ले तो आप बता सकते हैं कि शनि हो जाएगा। ऐसे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं कि सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है। तो ऐसा क्वेश्चन कई बार आपको देखने को यहाँ से एग्जामों में मिल सकता है। तो इस चीज़ को भी आप नोट कर लीजिए। सबसे गर्म जो होगा शुक्र होगा। शुक्र के बारे में अगर और बात करें तो ये सबसे चमकीला तारा होता है, सबसे चमकीला होता है। साथ ही साथ बात करें पृथ्वी की जुड़वा बहन कहलाती है, पृथ्वी की जुड़वा बहन कहलाती है, क्योंकि इससे भी ये चीज़ें पूछता है। अगर वही बात करें तो भोर का तारा, सांझ का तारा, भोर का तारा बात करें, साथ ही साथ बात करें तो सांझ का तारा जो कि कौन कहलाता है, तो यही शुक्र कहलाता है। तो इस चीज़ को भी आप नोट कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं। तो अभी हमने बताया कि शुक्र ग्रह कहते हैं, भोर का तारा, सांझ का तारा, सर्वाधिक चमकीला, पृथ्वी की जुड़वा बहन कौन कहलाता है, तो शुक्र कहलाता है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट के बारे में, पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला गया समय कितना लगता है। तो लगभग जो कि लगता है 500 सेकंड लगता है। तो 500 सेकंड कर अगर ओवरऑल हम लोग डिवाइड करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि लगभग जो कि 8.9 कहें या फिर 8 पॉइंट जो कि 20 सेकंड लगता है, यानी 8 मिनट 20 सेकंड लगता है। तो अगर उत्तर की बात करें तो प्रयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा विकल्प नंबर ये हो जाएगा। इस चीज़ को भी आप नोट कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट के बारे में, पृथ्वी की सूर्य परिक्रमा करने में कितना समय लगता है, यानी पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है, आपसे ये पूछ रहा है। तो अगर समय की बात करें तो जो समय लगता है, तो पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में जो समय लगता है लगभग 365.225 डे लगता है, यानी कि लगभग 1 साल 25 दिन लगता है। तो इस चीज़ को भी आप नोट कर सकते हैं। अगर वहीं बात करें हम लोग कि घंटे के हिसाब से कितना होता, तो 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट, यानी 365 दिन 5 घंटा साथ ही साथ 48 मिनट। एक्यूरेट अगर डेटा की बात करें, एक्यूरेट जो डेटा है अगर बात करें तो ये हो जाएगा। और साथ ही साथ 46 सेकंड, यानी 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट और 46 सेकंड टोटल समय जो लगता है पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में। वहीं आपसे ये पूछता है कि पृथ्वी परिक्रमा किस दिशा में करती है, तो आप बता सकते हैं जो कि आपको देखने को मिलेगा पश्चिम से। पश्चिम जो किस दिशा में करती है, तो पश्चिम से पूरब दिशा में करते हैं। ये क्वेश्चन भी आप बता सकते हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपको देखने को एग्जाम में मिलते हैं। तो इस चीज़ को भी कोशिश कीजिएगा कि नोट कर लीजिएगा। अब बात करते हैं कुछ और प्रमुख क्वेश्चंस के बारे में हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो कि 18 है, पृथ्वी पर मरुभूमि की संभावना अधिक रहती है, तो किसकी वजह से रहती है, यानी कौन सा क्षेत्र है जो कि मरुभूमि के अंतर्गत है। तो सबसे पहले तो यही क्वेश्चन बनता है कि मरुभूमि कहते किसे हैं। तो ऐसा स्थान जहाँ 25 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा होती है, 25 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा होती है, उन सभी स्थानों को क्या कहते हैं, तो मरुस्थल कहते हैं, मरुभूमि का है या मरुस्थल कहते हैं। तो आपसे यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि कहाँ से कहाँ पाया जाता है। तो अधिकतर आप देखते हैं कि लगभग जो 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के लगभग जो 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश, यानी 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच जो कि मरुस्थल पाए जाते हैं। तो अगर इस प्रश्न के अकॉर्डिंग जाएंगे तो 23 डिग्री अक्षांश के पास जो कि आपको देखने को मिलेगा मरुभूमि देखने को मिलेगा। वहीं आपसे पूछता है कि सबसे गर्म, विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल कौन सा है। तो आप ये आ सकते हैं गोबी का मरुस्थल, गोबी का मरुस्थल, गोबी का मरुस्थल जो कि कहाँ पाया जाता है, किस देश में पाया जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो चीन, साथ ही साथ मंगोलिया की सीमा में पाया जाता है, मंगोलिया की सीमा में। हालांकि इसका हमने सेपरेटेड वीडियो बना के चैनल पे अपलोड कर दिया है, यानी जितने भी विश्व के, अगर बात करें कितने भी विश्व के
मरुस्थल है, उन सभी का सेपरेटेड वीडियो हमने चैनल पर अपलोड कर दिया। आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं, ताकि वहाँ से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आप उनको सभी को पकड़ पाएँ। अगर वही बात करते हैं सबसे गर्म, आपसे पूछ सकता है तो सबसे गर्म जो कि आटाकामा चिर्री का मरुस्थल है, आटाकामा मरुस्थल आपको देखने को मिलेगा। वहीं आपसे पूछ सकता है कि जो कि लेह लद्दाख किस प्रकार का मरुस्थल है, तो आपसे बता सकते हैं कि ठंडा मरुस्थल है, ठंडा मरुस्थल है। कालाहारी मरुस्थल में किस प्रकार की जनजाति पाई जाती है, तो आप बताते हैं कि वो जो कि बुशमैन जनजाति पाई जाती है। अगर वहीं आपको दक्षिण अफ्रीका में आपको और एक मरुस्थल देखने को मिलेगा जो कि नामीब मरुस्थल, तटीय मरुस्थल का एग्जाम्पल है मीब। तो नामीब मरुस्थल की जो जनजाति पाई जाती है देखने को मिलेगी, तो खोई जनजाति इस मरुस्थल के जो कि आसपास पाई जाती है, खोई। यहाँ से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि इन चीज़ों को नोट कर लीजिएगा, या फिर प्लेलिस्ट बनी है वहाँ पे जितने भी मरुस्थल हमने बहुत डिटेल में कराया है, आप इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा और वहाँ से देख लीजिएगा। और बात करते हैं तो जैसे कि आपसे पूछता है कि चिहुआ हुआन मरुस्थल किस देश में स्थित है, तो आप बता सकते हैं कि बात करें तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है, यानी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में आपको देखने को मिलेगा। तो इस चीज़ को भी आप नोट कर लीजिएगा। मोजाबे जो कि गर्म प्रकार के मरुस्थल, ये भी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है, तो इस चीज़ को भी आप नोट कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट के बारे में, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो जो कि आपको देखने को मिल रहा है, एक प्रभावी कैरियोलिस बल किस कारण होता है, तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपको देखने को मिलेगा कि विकल्प नंबर बी हो जाएगा। वहीं बात करें जो कैरियोलिस बल को जो दिया था, तो किसने दिया था, तो 1844 ईस्वी में एक फ्रांस के वैज्ञानिक थे। कौन थे, तो कैरियोलिस। इन्होंने ही पहले सर्वप्रथम बताया था कि पृथ्वी को जो जिस बल के कारण घूर्णन करती है तो उसको कैरियोलिस बल कहते हैं। कौन थे, तो कैरियोलिस थे। इस चीज़ को भी आप नोट कर लीजिए, कैरियोलिस थे। तो इस चीज़ को भी आप नोट कर लीजिएगा कि कहाँ के थे, तो फ्रांस के वैज्ञानिक थे। कब बताया था, तो 1844 ईस्वी में बताया था। तो ऐसे क्वेश्चंस भी कई बार आपको एग्जामों में देखने को मिलेंगे। अब पूछता है कि कैरियोलिस बल का मान सर्वाधिक कहाँ पे होता है, तो ध्रुवों पर जो कि सर्वाधिक होता है, अधिक होता है, आपको देखने को मिलेगा। कम कहाँ होता है, तो कम आपको विषुवत रेखा में देखने को मिलेगा। तो ये भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं और बहुत सारे एग्जामों में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि जितना भी ये फैक्ट है साथ ही साथ नोट कर लीजिएगा, आपके पास एक बेहतरीन नोट्स तैयार हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। सौरमंडल का सबसे ग्रह पूछ रहा है, सबसे बड़ा ग्रह, तो सबसे बड़ा ग्रह की बात करें तो बृहस्पति हो जाता है। क्रम से कोशिश करते हैं कि सभी को एक जगह हम लिख देते हैं, आप चाहें तो लिख सकते हैं। जैसे सबसे बड़ा बृहस्पति हो जाएगा। बृहस्पति के बाद जो कि आपको देखने को मिलेगा शनि हो जाएगा। शनि के से छोटा कौन सा होता है, तो अरुण से छोटा आपको देखने को मिलेगा, जो कि आपको देखने को वरुण के बाद कौन सा हो जाएगा, तो जो कि आपको देखने को मिलेगा शुक्र हो जाएगा। शुक्र, शनि, अरुण, वरुण, शुक्र, फिर कौन सा हो जाएगा, तो आपको देखने को मिलेगा जो कि पृथ्वी हो जाएगी, पृथ्वी। फिर आपको देखने को मिलेगा मंगल। फिर अगर बात करें तो आपको बुध, शनि। सबसे बड़ा तो बुध बृहस्पति हो जाएगा। सबसे छोटा पूछ ले तो सबसे छोटा आपको याद कर सकते हैं कि जो कि बुध हो जाएगा। पृथ्वी का नंबर कौन सा है, तो पृथ्वी का आप याद कर सकते हैं 5वें नंबर पे आती है। सबसे बड़ा बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर जो कि वरुण, फिर बात के बाद शुक्र, शुक्र के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल, मंगल के बाद बुध। तो इस चीज़ को भी आप कोशिश कीजिएगा कि नोट कर लीजिएगा। यानी सबसे बड़ा की अगर बात करें तो बृहस्पति, फिर शनि, शनि के बाद अरुण, अरुण के बाद वरुण, वरुण के बाद जो कि आपको पृथ्वी देखने को मिलेगी, पृथ्वी के बाद आपको देखने को मिलेगी शुक्र, शुक्र के बाद आपको देखने को मिलेगी मंगल, मंगल के बाद जो आपको देखने को मिलेगा वो कौन सी मिलेगी, तो वो आपको बुध देखने को मिलेगा। सबसे बड़ा बृहस्पति, सबसे छोटा जो कि आपको देखने को मिलेगा वो आपको बुध देखने को मिलेगा। तो सबसे बड़ा ग्रह हो गया। अब आपसे पूछ लिया सबसे छोटा ग्रह, तो सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है, तो सबसे छोटा उपग्रह या सबसे बड़ा उपग्रह आपसे पूछ ले, सबसे बड़ा उपग्रह, तो आप बताइएगा कि जो बृहस्पति के जो ग्रह है गैनीमेड, अगर क्योंकि एग्जाम में यहाँ पे हमारा प्रैक्टिस करने का मतलब यही होता है कि अभी जैसे ग्रह पूछा है तो इस उपग्रह भी पूछ सकता है। तो बृहस्पति का ही उपग्रह है गैनीमेड जो सबसे बड़ा है। अगर सबसे छोटा पूछ ले तो आप बताइएगा कि मंगल ग्रह का जो कि ग्रह है कौन सा, तो डिवोस जो कि सबसे छोटा उपग्रह है। तो इस चीज़ को भी नोट कर लीजिए। वहीं पृथ्वी का एक ही उपग्रह है जो कि चंद्रमा है। तो कोशिश कीजिएगा कि इन चीज़ों को एक ही जगह नोट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से जब क्वेश्चन बनेंगे तो कई बार आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है।
अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, तो जो कि आज हम लोग लगभग 21 क्वेश्चन का ही डिस्कशन करेंगे। और तो इस क्वेश्चन को भी हम लोग डिस्कशन तो आपसे पूछ रहा है, किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है। तो सबसे कम की बात करें तो शनि का होता है। अब घनत्व की बात कर लेते हैं तो कितना है, तो सर्वाधिक जो कि पृथ्वी का होता है, कितना होता है, तो 5.59 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है, यानी कि 5.59 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। वहीं अगर शनि की बात करें तो शनि को आपको देखने को मिलेगा कि 7.09 के बराबर सेंटीमीटर क्यूब के बराबर आपको देखने को मिलेगा। तो ये भी आपसे पूछ लेता है कि वह कौन सा ग्रह है जिसको पानी में रखने पर तैरने लगता है, तो वो शनि ग्रह हो जाएगा। यहाँ से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। सर्वाधिक की बात करें, अगर सर्वाधिक घनत्व की बात करें तो सर्वाधिक का घनत्व जो कि पृथ्वी में देखने को मिलेगा। सबसे कम की बात करें, अगर सबसे कम घनत्व की बात करें तो आपको देखने को मिलेगा कि जो कि किसका है, तो शनि का हो जाएगा। तो यही आपसे क्वेश्चन यहीं से पूछता है कि यदि शनि को अगर बात करें तो शनि ग्रह को अगर उस जल में रख दिया तो क्या होगा, तो तैरने लगेगा। ये सबसे कम घनत्व किसका है, तो जो कि आपको देखने को मिलता है शनि ग्रह का है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपको एग्जामों में देखने को मिल सकते हैं या फिर पूछते हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि इन चीज़ों को एक ही जगह नोट कर लीजिएगा। अब चूँकि लगभग 21 क्वेश्चन का आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। अब कोशिश करेंगे कि अगले वीडियो के माध्यम से जितने भी बचे हैं उन सबको डिस्कशन कर लेंगे। तो फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। तो थैंक यू ऑल।